नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए क्रिया और विशेषण लेके आए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो हम अध्ययन कर रहे हैं जो पदों के आपको 5 प्रकार के भेद बताए थे। संज्ञा, सर्वनाम हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज क्रिया और विशेषण करेंगे और जिसका 5वां जो भाग है अव्यय, उसका अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है बहुत सरल शब्दों में समझेंगे और क्रिया के प्रत्येक भागों को समझेंगे। जो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं उनकी एक एक बारीकी को समझेंगे और साथ में विशेषण से संबंधित जो भी आपके मन में जो विचार आ रहे होंगे उन सभी को यहाँ पर को पूरा करेंगे जी। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, साथ में आप नोट्स बनाते हुए भी चलेगा और एक किताब भी आपके पास होनी चाहिए। उस किताब से आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करेगा कि वास्तव में जो चीज़ हमने पढ़ी है क्या वो हमें आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी किताब में जहाँ ये चैप्टर दिया होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लूसेंट खरीद लीजिए। उसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो पीछे उन प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न दे रखे हैं ना, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तभी तो हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है ये तभी सफल हो पाएंगे जब आपने इसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीख गए होंगे। आपने प्रश्न जब आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इसी का मतलब है कि हमारी जो वीडियो है वो आपके लाभ के लिए बन रही हैं। आपको उनके द्वारा कुछ सीखने को मिल रहा है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में इसके नोट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ध्यान से देखिएगा, क्रिया क्या होती है। देखो, क्रिया क्या होती है, बहुत ही सरल है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना, देखो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा, कार्य का करना या होना पाया जाता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल है। देखो क्या है उदाहरण, जैसे खाना, पीना, आपका पढ़ना, ये क्रियाएं हैं। खाना, पीना, पढ़ना आदि कई हमारी क्रियाएं हैं। हम मिल करके इनका अध्ययन करेंगे जी। आइए देखिए, देखो एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। धातु से ही क्या कह रहा है, क्रिया पद का निर्माण होता है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझना, देखो ये बात को समझते हैं कि क्या कह रहा है। किसी चलना क्रिया हो गई। जैसे यहाँ पर बताया ना, चलना, खाना, पीना, पढ़ना क्रिया है। तो इस चलना में चल क्या है, धातु है। चल क्या है, धातु है जी। जैसे पढ़ना में धातु क्या है, पढ़ क्या है, आपकी धातु है। पढ़ क्या है, धातु है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी क्रियाओं में धातु रूप होता है। सभी क्रियाओं में ही धातु रूप होता है। तो यही तो बात कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। यानी कि जैसे हमने कहा चलना एक क्रिया है। इस चलना में मूल क्या है, धातु, चल है। ऐसे ही पढ़ना में पढ़ धातु है। तो हमने बात ये कह दी आपको कि सभी क्रियाओं में धातु उपस्थित रहती है जी। अगर आपने हमारा प्रत्यय वाला वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों में अंतर बता रखा है। तो वहाँ से भी इनको समझने का एक तरीका आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप क्रम वाइज ही जो मैंने इसमें क्रम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इनका अध्ययन करना और अपने नोट्स बनाते हुए चलेगा जी। देखो हम देख रहे थे, हमने कहा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का मतलब होता है कि जब किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और एक बात और बता दी है कि प्रत्येक क्रियाओं में धातु रूप उपस्थित होता है। जैसे चलना में चल धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है। ये आप ध्यान दीजिए। आगे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। अक्सर प्रश्न इसी वाले सेक्शन में से पूछा जा रहा है। ये कर्म के आधार पर ही प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सरल होता है। मैं आपको बताऊंगा, इसका की पॉइंट बताऊंगा, जो बेस्ट पार्ट होगा हमारा, आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा कर्म है इसमें। तो पहले समझते हैं इनको। आइए देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया के विधान का फल कर्ता पर, देखो कह रहा है कि कर्ता पर पड़े तो क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक, बिल्कुल जी सही बात कह रहा है कि अकर्मक क्रिया में ना, जब क्रिया का जो विधान होगा वह फल कर्ता पर पड़ेगा
तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, जैसे सोना, दौड़ना, तैरना, रोना, उड़ना, मरना, चलना, बैठना, ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। अभी मैंने आपसे कहा कि की पॉइंट है हमारे पास, इसका पहचानने का तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब पहले समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया को। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है कि जब क्रिया के विधान का फल कर्म पर पड़े, जब क्रिया के विधान का फल कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। इससे ऊपर अकर्मक में क्रिया का विधान कर्ता पर पड़ रहा था और सकर्मक में क्रिया का विधान कर्म पर पड़ रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी। अब परिभाषा तो आती नहीं है, आ गई तो आप लिख देना जी। कर्ता पर पड़ रही है तो क्रिया कर्मक, कर्म पर पड़ रही होगी तो विधान क्या होगा? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण देखते हैं, जैसे पढ़ना, काटना, खाना, लिखना, पकाना आदि, ये हमारे क्या है? ये सकर्मक क्रियाओं के जी उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है पहचानने का तरीका। अब मैंने कहा इसका की पॉइंट, जो की पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। की पॉइंट क्या है इसका? इसका की पॉइंट आपका है पहचानने का तरीका। क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। अभी मैंने आपको क्रिया बता रखी है। यदि उत्तर संभव है, यदि उत्तर संभव है तो क्रिया सकर्मक, यदि उत्तर संभव नहीं है तो क्रिया अकर्मक। आपको क्या का उत्तर मिल गया तो आपकी क्रिया सकर्मक होगी। ये हमारा की पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। यदि उत्तर संभव नहीं है तो क्रिया अकर्मक होगी जी। अब देखते हैं, देखिए राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब इस राम फल खाता में क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है खाना, इसमें क्रिया क्या है? राम फल खाता में तो खाना क्रिया है। तो हमने यहाँ पर देखे ना पहचानने के तरीके में, यदि उत्तर संभव है, आप क्रिया से ठीक पहले क्या लगा दो, आप क्रिया से ठीक पहले क्या लगा दो, आपको उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक होगी। अब हम क्रिया यहाँ पर खाना है तो इसके आगे हम भी क्या लगाते हैं? राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, आपको उत्तर मिल गया राम फल खाता है जी। राम क्या खाता है? राम फल खाते हैं। नहीं, क्रिया से पहले आप क्या लगा दो, क्रिया से पहले क्या लगा दो, उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक, उत्तर नहीं मिला क्रिया अकर्मक। एक देखिए आगे, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, यहाँ पर रोना क्रिया है, यहाँ पर रोना क्रिया है तो रोने से पहले क्या लगाते हैं? बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो हमारी क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। उत्तर नहीं मिला अकर्मक, उत्तर मिल गया सकर्मक। इसको देखिए, सीता गीत गाती है, यहाँ पर गाना क्रिया है, यहाँ पर गाना क्या क्रिया है, यानी कि इससे पहले क्या लगाते हैं? सीता क्या गाती है, सीता, इस गाने से पहले गाओ सीता क्या गाती है, तो सीता क्या गाती है? गीत गाती है, यानी क्रिया सकर्मक होगी, यानी आपको उत्तर मिल गया है। ऐसे देखो, राधा चलती है, चलना क्रिया है तो चलने से पहले क्या लगा लो? राधा क्या चलती है, राधा क्या चलती है, पता नहीं है क्या चलती है तो हमारा उत्तर क्या होगा? अकर्मक होगा, क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं मिला। तो आप भी क्या लगाइए? सकर्मक और अकर्मक आपके नज़रों के जस्ट सामने होंगे, विद इन 2 सेकेंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ये हमारे पहचानने का बेस्ट पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसी हर चीज़ के बारे में हम आपको समझाएंगे, बारीकियों से समझाएंगे, तो आप बने रहेगा। देखिए अब क्रिया के अन्य भेदों को पढ़ते हैं। क्रिया के अन्य भेद अक्सर पूछे जाते हैं तो हम इनको भी पढ़ते हैं। तो देखिए, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में 2 कर्मों के लिए एक ही क्रिया, देखो ये क्या कह रहा है कि जब वाक्य में 2 कर्मों के लिए एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जब वाक्य में 2 कर्मों के लिए, जब वाक्य में 2 कर्मों के लिए एक ही क्रिया हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया वो कहलाएगी। अब इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो जिसमें जो पहली वाली जो क्रिया होगी वो आपकी प्राणीवाचक होगी, यानी वो किसी प्राणीवाचक, और दूसरी वाली जो क्रिया होगी वो अप्राणी होगी, उसमें प्राण नहीं होगा। ऐसे करके समझिए कि पहले वाली प्राणीवाचक यानी प्राणी, यानी कि कोई जीवित के बारे में बात कर रहा होगा, और अप्राणी का लोग वो आपकी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहा होगा। ये ध्यान समझिएगा। तो पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, पहली प्राणीवाचक, दूसरी अप्राणीवाचक। अब हम उदाहरण के द्वारा उसको समझते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। देखो, पहचानना, इसमें मैंने ये भी बता रखा है, इसमें पहले स्थान पर आने वाला कर्म प्राणीवाचक होता है,
दूसरे स्थान पर आने वाला कर्म अप्राणीवाचक होता है। ये शॉर्ट में मैंने लिखा था, एक प्राणी दूसरा अप्राणी। तो अब समझते हैं, ये बहुत सरल है पहचानना, बहुत सरल है। जैसे शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छात्र है, छात्र एक प्राणी है, प्राण है उसमें, तो ये पहली क्रिया हो गई, ये पहली क्रिया हो गई। को हिंदी पढ़ाते, तो हिंदी इसमें क्या हो गई, ये आपकी द्वितीय क्रिया हो गई, ये आपकी द्वितीय क्रिया हो गई। देखो शिक्षक छात्र पहली क्रिया और हिंदी आपकी द्वितीय क्रिया यहाँ पर हो गई। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा था ना कि इसमें पहले स्थान पर आने वाला कर्म प्राणीवाचक, छात्र में प्राण है। हिंदी आपकी दूसरी वाली क्रिया अप्राणीवाचक होती है, यानी कि हिंदी निर्जीव की हम बात कह सकते हैं, तो अप्राणीवाचक है, प्राण नहीं है हिंदी में, वैसे हम बात करेंगे तो छात्र आपका पहला है प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक यानी हिंदी है। तो शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, हमें छात्र पहली यहाँ पर क्रिया, ऐसी दूसरी हिंदी यहाँ पर द्वितीय क्रिया होगी। तो ध्यान से इसको समझिएगा, पहली प्राणीवाचक होती है, दूसरी क्रिया जो होती है अप्राणीवाचक होती है। ऐसे देखो यहाँ पर माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है, तो बच्चा यहाँ पर, बच्चा आपका प्राणीवाचक है, बच्चा आपका प्राणीवाचक है, तो आपकी पहली क्रिया हो गई। को कहानी, कहानी का मतलब अप्राणीवाचक, कहानी यहाँ पर अप्राणीवाचक है, यानी कि हम द्विकर्मक क्रिया को समझ रहे थे। इसमें पहले स्थान पर आने वाली क्रिया प्राणीवाचक होती है, बिल्कुल बच्चे में प्राण है जी, और दूसरे स्थान पर आने वाली क्रिया अप्राणीवाचक होती है। तो ध्यान से समझिएगा, आप भी उदाहरण ढूंढेगा, उसमें ढूंढने का प्रयास करेगा कि पहले में प्राणीवाचक दूसरे में अप्राणीवाचक जहाँ होगी वो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा जी। आगे बढ़ते हैं हम भी, संयुक्त क्रिया। अब देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया का मतलब क्रिया प्लस क्रिया, वर्ब प्लस वर्ब। देखो वैसे क्रिया को वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्रिया प्लस क्रिया। अब जब दो क्रियाएं आपस में जुड़कर, जब दो क्रियाएं आपस में जुड़कर एक ही क्रिया का बोध कराकर, जब दो क्रियाएं आपस में जुड़कर एक ही क्रिया का बोध कराए, बोध कराए, एक ही क्रिया का बोध कराए, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रियाएं आपस में जुड़कर एक ही क्रिया का बोध कराए तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे उठ बैठा, उठना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है तो दो क्रियाएं और आपस में जुड़कर हमें एक ही क्रिया का बोध करा रही है, उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। उठना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है, तो उठ बैठा एक ही क्रिया का बोध हो रहा है, उठ बैठा, लेकिन अलग अलग है, उठना अलग है, बैठना अलग है, लेकिन एक ही क्रिया का बोध है। ऐसे ही गिर पड़ा, गिरना भी एक आपका क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, तो गिर पड़ा, तो हमें संयुक्त क्या हो रहा है कि एक ही क्रिया का यहाँ पर को बोध हो रहा है, गिर पड़ा, उठ बैठा, तो आपकी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बहुत आसान है संयुक्त क्रिया को ढूंढना, यानी कि जहाँ पर आपको क्रिया और क्रिया एक साथ दिख रही होगी और वो कैसा बोध करा रही होगी, एक ही क्रिया का, वो आपकी कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया, यानी क्रिया प्लस क्रिया। आगे देखिए नाम बोधक क्रिया, इसे नाम धातु भी कहते हैं, नाम बोधक क्रिया या इसे नाम धातु भी कहते हैं। तो समझते हैं, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का क्रिया रूपांतरण, देखो ध्यान से समझिएगा, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का क्रिया रूपांतरण हो जाए तो उसे नाम बोधक क्रिया या नाम धातु कहते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का क्रिया रूपांतरण हो जाए तो उसे नाम बोधक क्रिया या नाम धातु कहते हैं। तो हम भी देखिए, देखो क्या होता है, जैसे हथियाना, उदाहरण देखिएगा, जैसे हथियाना कैसे बना है, देखो हथियाना में हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथ क्या है, संज्ञा है। वैसे ही अगर हम इसमें नाम बोध करें तो नाम बोध क्या होगा, हत्या होगा। ऐसे ही अपनापन में अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम। देखो ना, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का क्रिया रूपांतरण हो जाता है, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण का क्रिया रूपांतरण हो जाता है तो उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं, नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो देखो जैसे हथियाना में हाथ आपकी क्या थी, संज्ञा थी, ऐसे अपनापन में अपना क्या है आपका सर्वनाम है। ऐसे ही जैसे सठियाना में जो साठ है वो क्या है, विशेषण है, वो क्या है, विशेषण है जी। तो इसमें क्रिया रूपांतरण हो गया, संज्ञा का क्रिया रूपांतरण हो गया, सर्वनाम का क्रिया रूपांतरण हो गया, विशेषण का क्रिया रूपांतरण हो गया। यानी कि जैसे मैंने कहा अपना का क्रिया रूपांतरण अपनापन हो गया, साठ का सठियाना हो गया, तो ये क्रिया का रूपांतरण हो गया जी। उसे ही हम कह देते हैं नामबोधक क्रिया या नाम क्रिया। तो जैसे नाम धातु कहते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सहायक क्रिया बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में आपने देखे होंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे राम इज गोइंग, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आ गया वहाँ पर।
इज आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर हिंदी में समझिएगा कि सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह मुख्य क्रिया का काल का निर्धारक होता है, यह मुख्य क्रिया के काल का निर्धारक होता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जैसे ता हूँ, ती हूँ, इस प्रकार का आता है ना कि हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही वाक्य है। तो मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो हमें क्रिया का पता लग गया कि ये आपके मुख्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे आप समझिएगा। ऐसे जैसे वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, भविष्य की बात चल रही है। जैसे वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे को अगर हम बात करें अंग्रेजी में, वे हंस रहे थे, तो आपका पास्ट की बात हो रही है, आपकी पास्ट की बात हो रही जी। तो ऐसे समझिएगा कि सहायक क्रिया में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि क्रिया का काल का निर्धारक होता है। क्या काल का क्रिया का जैसे रहे, जैसे हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हो रहा है ना कि अभी खा रहे हैं जी, काल का निर्धारक हो रहा है। हम वहाँ गए थे, काल का निर्धारक हो रहा था। हम वहाँ जाएंगे, ये काल का निर्धारक हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि सहायक क्रिया क्या होती है, यह मुख्य क्रिया के काल का निर्धारक होता है। तो जैसे मैं घर जाता हूँ, ता हूँ, यहाँ पर आपको पता लग गया। वैसे वे हंस रहे थे, तो हमारी क्या होगी यहाँ पर, ये सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। एक दो आप उदाहरण से देखिएगा तो तुरंत आपको आ जाएगी। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो हम तुरंत कह देंगे इज गोइंग, आर गोइंग कहाँ पर आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्या क्रिया होती है, बहुत आसान है पूर्वकालिक क्रिया को ढूंढना। जब क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया के होने का बोध कराए, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया के होने का बोध कराए, तो प्रथम क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक होती है। तो उसमें प्रथम क्रिया पूर्वकालिक होती है। जैसे एक क्रिया हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी, तो पहली वाली जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब उदाहरण देखो, जैसे नहाकर खाया, तो खाने से पहले उसने क्या कर रखा है, नहाया है, तो नहाया है उसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे राम भोजन करके सो गया, सोने से पहले क्या कर रहा है, उसने भोजन कर रहा, यानी भोजन करना उसकी पहले वाली क्रिया थी, बाद में वो सोया है, सोना भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर राम भोजन करके सो गया में आपकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, भोजन करना उसकी पूर्वकालिक क्रिया, जब भोजन करा तभी वह सोया है जी। वैसे उसको नींद भी नहीं आती ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है यहाँ पर को देखो, प्रेरणार्थक क्रिया ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है प्रेरणार्थक क्रिया को भी ढूंढना। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके, किसी और से करवाए, तब क्रिया आपकी प्रेरणार्थक होती है। तो कैसे, आपको पहचानने का तरीका, मतलब जो करता होगा वो स्वयं न करा रहा होगा, किसी और से करा रहा होगा। तो इसको पहचानने का तरीका, जैसे क्रिया के बाद से वाना, वाया, वाई आ जाए, तो वह क्रिया क्या होगी, वो प्रेरणार्थक होगी। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, तो यहाँ पर वाई आ रखा है ना, हमने पंडित से पूजा करवाई है। जैसे कहीं पर हमने उनके द्वारा वाया करवाया। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि हम स्वयं काम न कर रहे हैं, किसी और से काम करा रहे हैं। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई है, तो वाई हमने यहाँ पर ढूंढा। जैसे तो मैंने कहा ना कि क्रिया के बाद वाना, वाया, वाई आपको दिखेगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण होगा जी। तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर को मैंने मेंशन करी हुई है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। जैसे क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, अक्सर क्रियार्थक संज्ञा भी पूछा जाएगा, तो आप प्रश्न की प्रकृति बदलते जाती है, प्रश्नों का कहाँ से आ जाए प्रश्न, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया है। तो आपको भी बताते हैं वो कॉन्सेप्ट, आप भी ना रह जाए इन चीज़ों से अभिज्ञ। तो देखिए, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, तो क्रियार्थक संज्ञा आपकी क्या होती है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की तरह हुआ हो, तब वह क्रिया न होकर क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की तरह हुआ हो, तब वह क्रिया न होकर क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। कोई बात नहीं आया आपको परिभाषा, तो हम आपको उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं बेहद ही सरल तरीकों में। तो देखिए, मैं रोज सवेरे टहलने जाता हूँ, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मैं रोज सवेरे टहलने जाता हूँ, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। तो देखो यहाँ पर को जो पहला टहलना है वो क्रिया है जी,
पहला टहलना यहाँ पर क्रिया है। अब जो दूसरा टहलना है, ये टहलना है क्रिया ना होकर क्या हो जाएगी, वह क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका दूसरा वाला जो टहलना है ये आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। देखो अब परिभाषा की ओर चलते हैं। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है तब वह क्रिया ना होकर क्रियार्थक संज्ञा होगी। देखो यहाँ पर तो क्रिया है, वह रोज सवेरे टहलने जाता है, तो बिल्कुल टहलना यहाँ पर क्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो जो ये टहलना है यह आपका क्या बन जाएगी, एक क्रियार्थक संज्ञा बन जाएगी। यानी कि ये परिभाषा हमारी सही सिद्ध होगी कि जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की तरह हुआ होगा तब वह क्रिया न होकर क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। जैसे हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो हंसना वहाँ पर क्या हो जाएगा, हंसना वैसे क्रिया है लेकिन अब वह क्या है, वह क्रियार्थक संज्ञा है क्योंकि वह संज्ञा की तरह प्रयोग हुए है। हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, जैसे यहाँ पर टहलना स्वास्थ्य के लिए आपका हितकर है, यहाँ पर टहलना क्रियार्थक संज्ञा है, उसी हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकर, तो हंसना आपका क्रियार्थक संज्ञा हो गई क्योंकि संज्ञा की तरफ प्रयोग हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपने क्रिया को अच्छे से समझा होगा। सकर्मक अकर्मक के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्रिया से पहले आप क्या लगा लो, उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो क्रिया अकर्मक होगी, ध्यान से समझिएगा। साथ में हमने क्रिया के अन्य भेद भी पढ़े, तो आप अच्छे से इनको पढ़ते हुए चलेगा, लिखते हुए चलेगा। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़िएगा। अब विशेषण को समझते हैं, विशेषण को समझते हैं। विशेषण यानी अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं जी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, विशेषण तो जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने लिखा है, सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, तो सीता की विशेषता बता दी, सीता कैसी लड़की है, सीता जी सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। यानी सीता एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताई जा रही, वो सुंदर है, वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया, वो आपका विशेषण हो गया। अब हम समझते हैं इसकी छोटी छोटी बातों को। आइए, विशेषण के चार भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। तो विशेषण के चार भेद कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। तो गुणवाचक विशेषण आप किसे कहेंगे जी, तो गुणवाचक विशेषण आप कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध करा रहा होगा उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म का बोध करा रहा होगा, स्वभाव का बोध करा रहा होगा, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण के द्वारा समझना बहुत आसान हो जाता है। यह कलम नई है, यह कलम नई है, तो यहाँ पर को क्या हो रहा है, देखो ये कलम की विशेषता हो रही है, वो कलम कैसी है, वो नई कलम है, यानी कि नई उसका गुण है, यह कलम नई है, तो नई आपका क्या होगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया जी। तो जैसे यहाँ पर नई है, ये गुणवाचक विशेषण। जैसे एक और उदाहरण बता, जैसे यह मार्कर पुराना है, यह मार्कर पुराना है जी, इसकी विशेषता गुणवाचक विशेषण है कि ये मेरा जो मार्कर है पुराना है। ऐसे ही यह कलम नई है, तो नई क्या बता रहा है, उसके गुण की विशेषता बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की हम के बारे में कह रहे हैं उसे विशेष कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें यह कलम नई है, कलम की विशेषता है कि वह नई है, तो नई विशेषण हो गया। तो कलम क्या होगा, कलम विशेष है, कलम क्या है, विशेष है, क्योंकि हम कलम के बारे में बता रहा है, तो जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो विशेष होता है। इससे पहले आपने हमारा समास का उदाहरण देखा होगा जिसमें हमने कर्मधारय समास के बारे में आपको बताया था कि विशेषण विशेष संबंध होता है। तो विशेषण विशेष संबंध क्या होता है, हमने वहाँ भी आपको बता रखा है, यहाँ भी फिर बता रहे हैं कि जिसके बारे में बता रहे हैं कलम विशेष होगा, और विशेषण क्या विशेषता उसकी नई है, तो नई विशेषण होगा जी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम
जो शब्द क्या कह रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको भी। कक्षा में 40 छात्र हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं। दूसरा उदाहरण है, कक्षा में बहुत छात्र हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण भी निश्चित और अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से कक्षा में 40 छात्र निश्चित है, तो कक्षा में 40 छात्र हैं जी, तो संख्यावाचक हो गया। शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ऐसी कक्षा में बहुत छात्र हैं, कक्षा में बहुत छात्र हैं, अनिश्चय है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो 40 कन्फर्म है, निश्चय हो गया। कक्षा में बहुत छात्र हैं, अनिश्चय है, तो संख्यावाचक विशेषण में कह रहा संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध कराते हैं। बिल्कुल। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला, इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन की संख्यावाचक और परिमाणवाचक लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उसका आपको बताएंगे क्या, कैसे अलग आप उसको पहचानोगे। तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण में मैंने बहुत सरल और शॉर्ट तरीके से लिखा है, ऐसी किताब में नहीं लिखा होगा। देखिए, परिमाणवाचक में क्या होता है, संख्या प्लस इकाई दी होती है, संख्या प्लस उसके पीछे इकाई दी होती है। जैसे 10 दिया है संख्या, उदाहरण के तौर पर मानते हैं, और उसकी इकाई किलो दिया हुआ, किलो एक इकाई होती है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है, यूनिट की बात हो रही है। तो जैसे इसमें परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है, इसमें परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है, यह भी आपका निश्चित और अनिश्चित होता है। तो जैसे उदाहरण 10 किलो घी, 10 किलो घी निश्चित है। अब देखो यहाँ 10 के साथ किलो क्या लगा रखा है, इसकी इकाई है, इसकी यूनिट है, वो 10 किलो है। ऐसे ही बहुत घी, जो ये घी है ना, वो भी बहुत है पर अनिश्चित, लेकिन वो घी क्या है, बहुत है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके ग्रुप सी में, वन क्षेत्राधिकारी का प्रश्न पत्र हुआ था, उसमें मैंने देखा था परिमाणवाचक विशेषण का। तो वहाँ पर को लीटर में दिया था कि उनके पास 2 लीटर, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो लीटर वहाँ पर इकाई थी, वहाँ पर लीटर क्या थी, इकाई थी। और प्रश्न में जो बहुविकल्प होते हैं, बहुविकल्प में संख्यावाचक विशेषण भी था, इसमें से विशेषण छांटना था, छांटी करके, तो संख्यावाचक विशेषण भी था और परिमाणवाचक विशेषण भी था। अब देखते ही तो आप कहोगे कि ये संख्यावाचक है, क्योंकि उसमें जो संख्या भी दी थी, 10 लीटर दूध दिया था। तो देखते ही अगर जिसने परिमाणवाचक विशेषण बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो वो कहेगा कि संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें 10 लीटर दूध है। लेकिन हमने इस परिभाषा के अनुसार परिमाणवाचक में हम क्या कह रहे हैं, परिमाणवाचक में कि जहाँ पर परिमाण में संख्या के साथ इकाई दी होती है, वहाँ पर 10 लीटर दिया था, यानी 10 के साथ लीटर उसकी इकाई दी थी, तो हमारा उत्तर क्या था, परिमाणवाचक था। अगर उसमें आपकी इकाई नहीं दी होती, यूनिट नहीं दी होता, फिर हम उसके संख्यावाचक विशेषण कहते थे। लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट भी दी होती, इकाई भी दी होती है, तो हमारा परिमाणवाचक होता है। जैसे 10 किलो घी, तो वह 10 किलो क्या है, उसकी यूनिट है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये अंतर है। आगे बढ़ गया, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब भी इनको पढ़ते हैं, तो इसके साथ जो मिले जुले प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको भी साथ में ढूंढेगा, उनको भी करेगा आप, तो तब जाके आपको ये जो चीज़ें हैं ना, वो सटीक तरीके से आती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम भी आगे। चौथा है हमारे विशेषण का चौथा भाग है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, सर्वनाम आपने पढ़ लिया है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, हमने परिभाषा बताई थी ना। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो लगभग मिलता जुलता कुछ ऐसी बातें होंगी। तो ये मूल रूप से संज्ञा सर्वनाम से बने होते हैं, मूल रूप से संज्ञा सर्वनाम से बने होते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण की हम बात करेंगे, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक। तो सबसे पहले संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है, बहुत ही सरल है। संकेतवाचक, तो संकेतवाचक की अगर हम बात करें तो संकेतवाचक क्या होता है, इससे, इनसे संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत होता है। इनसे संज्ञा या सर्वनाम की तरफ क्या होता है, संकेत होता है। हम भी करते हैं संकेत। देखिए, वह छात्र अनुपस्थित है, वह छात्र अनुपस्थित है, वह छात्र, वह छात्र, उस छात्र की विशेषता हो रही है। देखो, हम तो विशेषण पढ़ रहे हैं ना, वह छात्र अनुपस्थित है। तो यहाँ पर आपका वह क्या हो गया, वह आपका संकेतवाचक, यहाँ पर कोई विशेषण की बात होगी, संकेतवाचक, वह छात्र, तो वह क्या हो गया, यहाँ पर वह संकेतवाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं तथा उनकी विशेषता बताते हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण भी ध्यान से देखिएगा, हम ये सार्वनामिक विशेषणों के अंतर्गत इनको पढ़ रहे हैं। तो
बनारसी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ। अगर हम बनारस की बात करें तो व्यक्तिवाचक होगा, बनारस एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है। तो देखिए बनारसी साड़ियाँ, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि हमने कहा ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं। एक एक चीज़ को आप पुरानी, तभी मैं कहता हूँ कि आप वीडियो देखिए, क्रम से देखिएगा तो वो चीज़ें आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते तथा उनकी विशेषता बतलाते हैं, यानी कि साड़ियाँ कैसी हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, बनारस व्यक्तिवाचक है। वैसे नागपुरी संतरे, नागपुर किसी शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो नागपुरी संतरे, संतरे नागपुरी हैं। वैसे कुमाऊनी लोग, कुमाऊनी लोग जी, तो ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण है जी। अब समझते हैं विभागवाचक, विभागवाचक विशेषण क्या होता है। ये हम जो तीन देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही देख रहे हैं, बार बार आपको बता रहा हूं मैं। तो विभागवाचक विशेषण, इन शब्दों से पृथकता का बोध होता है, इन शब्दों से पृथकता का बोध हो रहा है, यानी अलग का भाव पैदा हो रहा होगा। देखो हम भी देखते हैं कि उदाहरण क्या है, प्रत्येक छात्र को परिश्रम करना चाहिए, प्रत्येक छात्र को परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक क्या होगा, वह आपका प्रत्येक होगा यहाँ पर विभागवाचक, विभागवाचक है आपका प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक छात्र को परिश्रम करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपने विशेषण के 4 भेद अच्छे से समझे होंगे, जिसमें गुणवाचक की बात करी, यह कलम नहीं है तो नहीं गुणवाचक था। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर को सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। परिमाणवाचक में क्या था, संख्या प्लस इकाई दी होती है, जैसे 10 किलो घी, 10 लीटर दूध, तो लीटर किलो क्या है, वो उसकी इकाई है, यूनिट है। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण में हमने देखा था संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, विभागवाचक। संकेतवाचक में ये संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं, यानी संकेत करते हैं, जैसे वह छात्र अनुपस्थित है, वह छात्र। ऐसे ही व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे बनारसी साड़ियाँ, बनारस एक संज्ञा है। वैसे ही मैंने आपको नागपुरी संतरे, नागपुर एक शहर है, ऐसे कुमाऊनी लेक, कुमाऊनी एक संज्ञा है। तो ये आपके संज्ञाओं से बने होते हैं। वैसे ही विभागवाचक, इन शब्दों से पृथकता की नहीं, अलग का बोध हो रहा है, प्रत्येक छात्र को परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक जो है वो पृथकता का बोध करा रहा है, तो प्रत्येक क्या है, वो विभागवाचक आपका विशेषण होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है प्रविशेषण। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है प्रविशेषण से भी। तो प्रविशेषण क्या होता है, देखो इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। तो देखिए वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता, वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब उसे कहेंगे। तो देखिए उदाहरण के द्वारा समझना बहुत ही आसान है। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज तो दौड़ता था, तेज तो उसकी विशेषता थी, वो विशेषण हम देख रहे थे, लेकिन अब वह विशेषण की भी विशेषता कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत तेज दौड़ता है, आर्मी की तैयारी कर रहा है वो। तो वह बहुत क्या हो गया, यहाँ पर जो बहुत है वो प्रविशेषण है, यानी कि वह तेज की भी विशेषता बता रहा है, वो बहुत तेज दौड़ता है। ऐसे देखो सीता अत्यंत सुंदर है, सीता सुंदर तो थी लेकिन अत्यंत सुंदर है, उस सुंदर की भी विशेषता बता दी, यानी जो अत्यंत हो गया वह प्रविशेषण हो गया। देखो मैंने यहाँ उदाहरण पहले भी लिखा था विशेषण में, सीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर यहाँ आपकी क्या था, सुंदर विशेषण है। तो वैसे ही यहाँ पर को सीता सुंदर है, लेकिन सुंदर से पहले भी एक शब्द जोड़ दिया अत्यंत, तो जो अत्यंत है सुंदर से पहले वह प्रविशेषण है, यानी कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता, यह विशेषण था उसकी भी विशेषता बता दी, वो अत्यंत सुंदर है, तो आपका वह प्रविशेषण कहलाएगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से क्रिया को समझा, क्रिया के बारे में बोला कि जिससे किसी कार्य का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर आपकी सकर्मक अकर्मक, आप क्या लगा दो, अगर आपको उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा है तो अकर्मक होगी। अन्य भेद देखे थे, जैसे द्विकर्मक क्रिया देखा था, जिसमें पहला प्राणीवाचक दूसरा अप्राणीवाचक होता है। संयुक्त क्रिया, जहाँ आपको क्रिया दिख रही होगी, एक क्रिया का बोध करा रहे होंगे। नामबोधक क्रिया में क्या था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का क्रिया रूपांतरण हो जा रहा था। सहायक क्रिया में आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लीजिएगा, जाता हूँ, ती हूँ, रहे थे, खा चुका हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपकी पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया समाप्त हो गई दूसरी क्रिया का आरंभ होना, जो पहली क्रिया करती है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया क्या था, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाए, जैसे पंडित जी से हमने पूजा करवाई, तो हमने नहीं करी, पंडित जी से पूजा करवाई है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। उसके अलावा एक और चीज़ समझे था आपका क्रियार्थक संज्ञा, तो जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या ये बोला था संज्ञा की तरह होगा, तो वह क्रिया आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं रोज सवेरे टहलने जाता हूँ, टहलना स्वास्थ्य
के लिए हितकर है, तो टहलना जो था वो दूसरा वाला वो आपका क्रियार्थक संज्ञा था यहाँ पर। तो आप ध्यान से समझिएगा, हमारी वीडियो लगातार हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, आप जुड़े रहेगा हमारे चैनल में। और साथ में जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको भी चेक करिएगा, कभी कोई चीज़ छूट जाती है तो वहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय उत्तराखंड।